आप जानते हैं कि मैंने ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट से शुरू किया है एंड इनिशियल पार्ट आई हैव जस्ट डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट के व्हाट एग्जैक्टली दिस सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट। तो आज के लेक्चर में जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है एक टर्म है उस पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ज़रूर इसको अगर आप आसान अल्फाज में समझने की वो करें तो ये ऐसा ही है कि जैसे अगर आप किसी नई जगह पे जाते हैं और आप वहाँ या तो गूगल के ज़रिए या अपने किसी दोस्त के ज़रिए किसी जानने वाले के ज़रिए उसको कॉल करते हैं, उससे पता करते हैं कि भाई वहाँ कैसा माहौल है, क्या टेम्परेचर चल रहा है, किस किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने में कोई मसले तो नहीं हैं, होटल्स वहाँ कैसे हैं। तो यू जस्ट इंक्वायर ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू हैव बिफोर गोइंग विजिटिंग एनी प्लेस। तो इसी तरीके से जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है इसका भी ऐसा ही है कि अगर आप इस सब्जेक्ट को समझना चाह रहे हैं तो इस सब्जेक्ट को समझने से पहले आप मालूमात लेना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मिलेगी इस पर्टिकुलर लेक्चर से कि हम क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये डायनेमिक के सब्जेक्ट में हमें क्या इन्वायरमेंट मिलने वाला है, क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होने वाली हैं और किस किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ आप फेस करने वाले हैं। तो ओवरऑल जो है ये आपको जो स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स का एक इन्वायरमेंट है उसके बारे में आपको आगाही देगा। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। डायनेमिक इन्वायरमेंट के अंदर जो समझने की चीज़ है तो यहाँ से ले लेते हैं। जो टर्म डायनेमिक्स है दिस रेफर्स टू टाइम वेरिंग, ठीक है। तो सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो ये समझने की है कि ये टाइम वेरिंग होगा। चाहे वो टाइम वेरिंग क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो कोई भी अगर एक फोर्स है या कोई भी सिस्टम है तो उसके फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड है, उसके अंदर डायरेक्शन है और उसकी पोजीशन है। तो या तो ये तीनों चीज़ें वेरी कर सकती हैं, इनमें से कोई भी एक भी चीज़ उसके साथ अगर वेरी कर रही है तो फिर हम कहेंगे कि ये जो है वो डायनेमिक के लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है। वेदर द मैग्नीट्यूड इज़ टाइम वेरिंग और द पोजीशन इज़ टाइम वेरिंग और द डायरेक्शन इज़ टाइम वेरिंग, ठीक है। सो तीन जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं एक फोर्स की, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेरीज, या तो ऑल ऑफ देम वेरी कर रही हो या उनमें से कोई एक चीज़ वेरी कर रही हो। लेट सपोज अगर मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, फोर्स इनिशियली जो थी वो 0 से कर स्टार्ट हुई और कोई 10 पाउंड तक फोर्स जा रही है और ये जो 10 पाउंड तक जाने का इंटरवल है वो 5 सेकंड है या 10 सेकंड है, तो ओनली द मैग्नीट्यूड इज़ वेरिंग इन दैट केस। अगर आपने उस फोर्स की जो डायरेक्शन है और उसकी जो पोजीशन है यू आर नॉट वेरिंग दैट, तो इवन दैट केस जो आपकी जो डायनेमिक की टर्म आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसी तरीके से आप डायरेक्शन को भी अगर आप वेरी करते हैं और साथ साथ मैग्नीट्यूड और ये पोजीशन को फिक्स कर देते हैं, तो जो समझाने की बात ये है कि वो चाहे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये पोजीशन में से आप तीनों चीज़ों को वेरी कर रहे हो या इनमें से कोई एक भी चीज़ आप वेरी कर रहे हो तो फिर आप कहेंगे कि भाई ये जो अपना टर्म जो है वो डायनेमिक होगी, ठीक है। तो हैंस द लोडिंग एंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिस्पांस वेरी विद टाइम, ठीक है। अब ये जो यहाँ जो चीज़ समझने की है वो एक रिस्पांस की टर्म इस्तेमाल बहुत ज़्यादा डायनेमिक के अंदर होती है और लोडिंग की इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लोड या बिकॉज देयर इज़ नो लोड एट ऑल, एक्सटर्नल लोड अगर उसके अंदर है ही नहीं, ठीक है, या तो आप जिसको हम फ्री वाइब्रेशन की टर्म कहते हैं, ठीक है, आपने किसी एक चीज़ को पकड़ करके खींचा एंड देन यू लेट इट गो, आप उसको मूव करने देते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, वाइब्रेट करती है, यू वाइब्रेशन उसके अंदर आ जाती है। तो ये जो चीज़ है आपका इनिशियल जो स्टेप था, जो आपने लोड लगाया है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दी है, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, सो दैट वाज द बिफोर द वाइब्रेशन पार्ट, ठीक है। और जब ये करने के बाद आपने उसको वाइब्रेशन ऑसिलेशन होने देते हैं, जो ऑसिलेशन हो रही है ये दैट इज़ द रिस्पॉन्स, उसका रिजल्ट क्या है। इसी तरीके से अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा देते हैं और उस फोर्स के नतीजे में जो बॉडी रिएक्ट करती है, रिस्पांस देती है, जो डिस्प्लेसमेंट आती हैं, जो वेलोसिटी आती हैं, जो एक्सेलरेशन आती हैं, उसको फिर हम कहते हैं कि भाई ये जो है वो रिस्पांस है। तो ये दो चीज़ों का समझ लेना बड़ा ज़रूरी है कि जो रिस्पांस की टर्म है बड़ी रिपीटेडली यूज़ होगी आगे चल के, कि रिस्पांस जो है वो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल सिस्टम का अगेंस्ट को भी इनिशियल कंडीशन है या कोई आपने एक्साइटेशन लगाई हुई, उस एक्साइटेशन के रिजल्ट में जो चीज़ जिस तरीके से उसको रिस्पांस देती है तो दैट वुड बी नॉन एज रिस्पांस, ठीक है। सो दिस रिजल्ट्स इन पॉसिबल सोल्यूशन एट ईच इंस्टेंट, क्योंकि जब ये रिस्पांस आ रहा है तो हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर आपका एक अलग अलग रिस्पांसेस आ रहे होंगे, ठीक है, अलग अलग सोल्यूशन आ रहे होंगे। तो ये जो है हमने इसको भी इसके अंदर कंसिडर करना होगा, क्योंकि जो भी रिस्पांस होगा, जिस तरीके से आपने अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 और 2 देखा है, जो स्टैटिक के अंदर किया है, तो वहाँ हम ये करते हैं कि एक सिंगल रिस्पांस आ रहा होता है, या तो आप डिफ्लेक्शन मालूम करते हैं तो वो एक सिंगल डिफ्लेक्शन आ जाती है, तो दैट डिफ्लेक्शन इज नॉट टाइम डिपेंडेंट।
तो यहाँ क्या होगी कि हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर आप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एंड हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो देयर इज नॉट वन सिंगल सोल्यूशन, so there would be a series of solution and that depends upon the interest कि भाई आपको किस टाइम इंस्टेंट के ऊपर चाहिए, आपको मैक्सिमम डिफॉर्मेशन चाहिए, आपको मिनिमम डिफॉर्मेशन चाहिए, आपको 1 सेकंड के ऊपर डिफॉर्मेशन चाहिए, आपको 2 सेकंड के ऊपर डिफॉर्मेशन चाहिए। तो डिफॉर्मेशन जो है वो फिर कोई एक सिंगल सोल्यूशन नहीं होगा, देयर विल बी अ सीरीज ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ जो ये बात कर रहे हैं कि देयर पॉसिबल सोल्यूशंस आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो फ्रॉम एन इंजीनियरिंग स्टैंड पॉइंट द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द स्ट्रक्चर रिस्पांस आर यूजुअली द वन ऑफ पर्टिकुलर। होता ये है कि जो इंजीनियरिंग में देखते हैं कि भाई मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी आ गई है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज होते हैं वो कह रहा है कि वो हमारे लिए इंटरेस्ट की चीज़ होती है, स्पेशली व्हेन कंसिडरिंग द केस ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, ठीक है। तो ये बात तो होपफुली आपको समझ में आ गई। तो जो पहली चीज़ ये स्लाइड से आपको नज़र आ रही है कि जो फोर्सेज होंगी दैट वुड बी डायनेमिक होंगी, एंड डायनेमिक का मतलब ये है कि द मैग्नीट्यूड, द डायरेक्शन और द पोजीशन वुड बी टाइम डिपेंडेंट। सेकंड चीज़ जो है रिजल्ट ऑफ दीज फोर्सेज ये होगा कि जो रिस्पॉन्सेज होंगे दैट वुड ऑल्सो बी टाइम डिपेंडेंट। देयर वुड नॉट बी अ सिंगल सोल्यूशन, देयर वुड नॉट बी अ सिंगल रिस्पॉन्स, देयर वुड बी अ सीरीज ऑफ रिस्पॉन्स। इट्स अप टू यू कि फिर आप उसके अंदर मैक्सिमम को देखें या आप उसके अंदर मिनिमम को देखें, आपके इंटरेस्ट की क्या चीज़ है। आप समझते हैं कि अगर उसके अंदर लेट्स सपोज मैक्सिमम 4 इंच का डिफ्लेक्शन आ सकता है, लेकिन आप 2 इंच की डिफ्लेक्शन पर ही वो आपके लिए मैटर कर रही है, तो फिर आपको ये पता चल सकता है कि भाई 2 इंच की डिफ्लेक्शन किस टाइम इंस्टेंट के ऊपर आ रही होगी, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो दैट वुड बी टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, एंड देयर वुड बी अ सीरीज ऑफ सोल्यूशन। तो अब जो चीज़ नई इसके अंदर आती है वो प्रिस्क्राइब डायनेमिक लोडिंग है कि इफ द टाइम वेरिएशन ऑफ लोडिंग इज फुली नॉन, जो टाइम की वेरिएशन है लोडिंग की वो अगर आपको फुली नॉन है, मतलब जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि जो वेरिएशन थी, अगर एक लोड आपका 0 से लेकर के 10 पाउंड तक जा रहा है एंड दिस द वेरिएशन फ्रॉम 0 to 10 पाउंड अकर्स इन 5 सेकंड और इन 10 सेकंड, सो यू नो द वेरिएशन ऑफ द लोडिंग, ठीक है। तो इफ इन दैट केस जो लोडिंग आपकी कहलाएगी वो प्रिस्क्राइब डायनेमिक लोडिंग कहलाएगी। ये टर्म काफ़ी इस्तेमाल हो रही होगी कि प्रिस्क्राइब डायनेमिक लोडिंग, ठीक है। सो प्रिस्क्राइब लोडिंग जो है वो फिर पीरियोडिक भी हो सकती है और नॉन पीरियोडिक भी हो सकती है, ठीक है। और फिर पीरियोडिक में जो है वो हार्मोनिक भी हो सकती है, नॉन हार्मोनिक भी हो सकती है। तो फिर दैट इज साइनोसाइडल वेरिएशन कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक लाइक अनबैलेंस्ड मास इफेक्ट इन रोटेटिंग मशीनरी। जैसे आपके पास अगर रोटेटिंग मशीन है और उसके अंदर जो कोई जो चरखी आप जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं पुली है वो घूम रही है और वो एक ख़ास इंटरवल के ऊपर जाके उसको हिट कर रही है, तो ये रोटेटिंग मशीन है। या जैसे अगर आपने सबने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है तो ये आपका कंक्रीट का जो अब्रेजन टेस्ट होता है, एग्रीगेट का अब्रेजन टेस्ट जो हम करते हैं, उसकी जो मशीन होती है ये एक रोटेटिंग मशीन है। या जिस तरह आपका कंक्रीट मिक्सचर है ये एक रोटेटिंग मशीन है। तो ये क्या चीज़ होती है, एक पीरियोडिक उसके अंदर मोशन आ रही होती है, वो हर एक फिक्स साइकिल अपने रिपीट कर रही होती है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक है। अब अगर इस पीरियोडिक के अंदर ये जो चीज़ है, ये जो मोशन है इसकी, ये अगर साइनोसाइडल भी है तो फिर वो साइनोसाइडल भी होगी, जिसको हार्मोनिक कह रहे हैं, हार्मोनिक भी होगी और पीरियोडिक भी होगी, ठीक है। तो ये समझने की यहाँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि हर हार्मोनिक जो है वो पीरियोडिक होता है, लेकिन हर पीरियोडिक हार्मोनिक नहीं होता। तो इस चीज़ पर मैं आगे चल के थोड़ा सा और मज़ीद डिस्कस हम करेंगे कि यहाँ जो नुक्ता समझने का है वो ये है कि हर हार्मोनिक जो है वो पीरियोडिक है, बट नॉट एवरी पीरियोडिक इज़ हार्मोनिक, ठीक है। तो यहाँ जो है ये प्रिस्क्राइब डायनेमिक लोडिंग जो होती है वो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक जो है उसके अंदर आ जाती है कि पीरियोडिक भी हो सकती है और नॉन पीरियोडिक भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो प्रिस्क्राइब का जो टर्म है वो डिपेंडेंट है टाइम वेरिएशन पर, कि अगर आपको टाइम वेरिएशन आपको फुली नॉन है तो फिर दैट इज प्रिस्क्राइब, ठीक है। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके पास एक हमारे पास पीरियोडिक भी है और हार्मोनिक भी है। ये जो लोडिंग है दिस इज पीरियोडिक एज वेल एज हार्मोनिक, और ये मोस्टली काज होती है अनबैलेंस रोटेटिंग मशीन इन बिल्डिंग्स। आपके लैब्स हैं उसके अंदर अनबैलेंस रोटेटिंग मशीन आ सकती है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके पास ये पीरियोडिक की टर्म के लिए इस्तेमाल होती है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये भी देखिए ये कि ये पीरियोडिक है लेकिन हार्मोनिक नहीं है। पीरियोडिक का होने का मकसद ये है कि ये जो अपना एक पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है, और वो हर एक टाइम इंटरवल के बाद उसी पैटर्न को रिपीट कर रही है, ठीक है। यहाँ भी अगर आप देख रहे हैं तो ये एक फिक्स पैटर्न है और वो पैटर्न हर टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट करता है या करती है जो भी मशीनरी आपके पास। तो यहाँ अगर आप इसी बी केस में देख रहे हैं तो यहाँ भी ये केस हो रहा है कि आपका जो एक पैटर्न है यहाँ तक का वो पैटर्न ही रिपीट हो रहा है।
बट लेकिन इस पैटर्न और इस पैटर्न को अगर आप कंपेयर करें तो दिस पैटर्न इज हार्मोनिक एज वेल, देयर इज हार्मनी, इट्स फॉलोइंग द साइनोसाइडल और कोसाइन जो फंक्शन है उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो साइन और कोसाइन फंक्शन को फॉलो करने का मकसद क्या है, ये हम आगे चल के इसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो आपको फर्क नजर आ रहा है, बोथ आर पीरियोडिक बट वन ऑफ देम, द टॉप वन इज हार्मोनिक एज वेल एंड द बॉटम वन इज नॉन हार्मोनिक, बिकॉज ये जो पैटर्न है, ये जो चल रहा है, ये किसी हार्मोनिक फंक्शन को, साइन को या कोसाइन को फॉलो नहीं करता। तो इस किस्म की जो चीज़ होती है वो रोटेटिंग प्रोपेलर एट स्टेम ऑफ द शिप जो होता है, जो शिप के नीचे लगे हुए होते हैं, तो ये ख़ास पैटर्न के ऊपर चलते हैं और अपने ख़ास पैटर्न को फॉलो करते हैं, बट दैट पैटर्न इज़ नॉट, जो है वो हार्मोनिक नहीं होता, ठीक है। तो ये तो थी बात पीरियोडिक की, ये प्रिस्क्राइब्ड की, ठीक है। अब नॉन पीरियोडिक लोडिंग, क्योंकि वो दोनों जो लोडिंग थी हमने जिक्र की वो पीरियोडिक लोडिंग थी, उसमें एक हार्मोनिक थी और एक नॉन हार्मोनिक थी। तो अब हम जैसे कह रहे हैं कि जो प्रिस्क्राइब लोडिंग है वो नॉन हार्मोनिक भी, नॉन पीरियोडिक भी हो सकती है। तो नॉन पीरियोडिक लोडिंग में भी आइदर शॉर्ट ड्यूरेशन इम्पल्सिव लोडिंग। अब हमने कहा था कि प्रिस्क्राइब वो चीज़ है जिसके अंदर जो उसकी टाइम वेरिएशन है दैट इज़ फुली नॉन, ठीक है। तो अब अगर आपके पास शॉर्ट इम्पल्सिव हैं तो उसके अंदर भी आपको टाइम वेरिएशन फुली नॉन होती है कि भाई ये 2 सेकंड के लिए फोर्स लगी, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर फोर्स है वो 2 सेकंड के लिए या तो रेक्टेंगुलर है या ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो ये जो फोर्स थी वो एक ख़ास टाइम इंटरवल के लिए 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए लगी, अपने किसी ख़ास पैटर्न से गई या वो साइन उसमें गई। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि साइन कैसे हो सकते हैं और कोसाइन कैसे हो सकते हैं। ये साइन और कोसाइन कह रहा हूँ कि ट्रायंगुलर कैसे होते हैं और रेक्टेंगुलर कैसे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये देखते हैं, ये सॉरी ये थोड़ा सा सही नहीं लगी लाइन, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये हमने कोऑर्डिनेट बनाए। अब ये जो पल्स थी ये पल्स है, ठीक है, इसको हम यहाँ से यूँ भी कर सकते हैं, ये जोड़ दिया। तो ये जो पल्स बन रही है, ये पल्स कैसी बन रही है, इसकी जो शेप है ट्रायंगुलर की शेप बन रही है, तो ट्रायंगुलर पल्स है, ठीक है। इसकी जो वेरिएशन है ये आप ये देख रहे हैं कि ये जो ये एक्स एक्सिस है दिस इज़ टाइम, ठीक है। तो दिस इज़ नॉन टू अस। ऑन द कंट्री अगर आपने वो रेक्टेंगुलर लेनी है तो वो इस किस्म की पल्स हो सकती है कि यहाँ से 0 से अपने एक पीक की तरफ गई और फिर इसने सस्टेन किया, लेट्स सपोज वो 3 सेकंड 4 सेकंड 2 सेकंड के लिए वो पल्स रही और उसके बाद जो है ये पल्स फिर आपके पास यहाँ से ये दोबारा नीचे 0 पर आ गई। तो ये जो पल्स है ये एक रेक्टेंगुलर पल्स है। तो यहाँ जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि दीज जो है वो नॉन पीरियोडिक हैं, ठीक है। इसके अंदर पीरियोडिक नहीं है कि उस फिक्स पैटर्न अपना रिपीट नहीं कर रहा है, एक खास इंटरवल के लिए आ रहा है, लेकिन वो जो इंटरवल है वो हमें ऑलरेडी नॉन है। तो ऐसी चीज़ को हम कह रहे हैं कि नॉन पीरियोडिक है, ठीक है। तो ये नॉन पीरियोडिक कहला रहा है। तो मे बी इधर शॉर्ट ड्यूरेशन इम्पल्सिव, ये शॉर्ट ड्यूरेशन इम्पल्सिव लोडिंग है लाइक ए ब्लास्ट और एक्सप्लोजन, और लॉन्ग ड्यूरेशन सच एज अर्थक्वेक, या जैसे अर्थक्वेक होता है वो भी आपको पता है कि 10 सेकंड के लिए आया, ठीक है, या 1 मिनट के लिए आया, 50 सेकंड के लिए आया, 30 सेकंड, तो पीरियड इज नॉन टू यू। तो ये देन ऑल दीज लोडिंग, तो अगर आपको उसकी ड्यूरेशन नॉन है तो फिर आप उसको कहेंगे कि भाई ये हमारे पास किस किस्म का वो है, ये प्रिस्क्राइब डायनेमिक लोडिंग है, ठीक है। तो ये नॉन पीरियोडिक है, ये जैसे बॉम्ब ब्लास्ट का है, एक पीक पर पहुंचा और फिर ये ग्रेजुअली स्लो होता हुआ यहाँ तक पहुंच गया। तो ये आप अगर देख रहे हैं तो ये आपने इस आवाज़ बड़ी ज़ोरदार आवाज़ आई है, शीशे टूटे हैं, ठीक है। तो ये नॉन पीरियोडिक है लेकिन प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो रैंडम डायनेमिक लोडिंग, if the time variation of the loading is not completely non but can be defined in a statistical sense, it is called random dynamic loading, ठीक है। तो ये फिर रैंडम डायनेमिक लोडिंग कहलाएंगी। जैसे ये अर्थक्वेक ऑन वाटर टैंक, वेरिएशन लॉन नहीं थी, ठीक है, बट इसको स्टैटिस्टिकल सेंस में हम इसको डिफाइन कर सकते थे, तो फिर ये रैंडम डायनेमिक लोडिंग कहलाती है। तो मोस्टली जो अर्थक्वेक की होती हैं वो रैंडम ही कहलाती हैं अगर ड्यूरेशन उसकी आपको नॉन ना हो। अब इन तमाम लोडिंग के लगने के बाद स्ट्रक्चर विल रिस्पॉन्ड, जो उसका रिस्पांस होता है उसको रिस्पांस को भी हम फिर डायनेमिक रिस्पांस कहते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरल रिस्पांस टू अ डायनेमिक लोड दैट इज द रिजल्टिंग स्ट्रेस एंड डिफ्लेक्शन इज आल्सो टाइम वेरिंग एंड इज कॉल्ड द डायनेमिक रिस्पांस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब लोडिंग उस पर टाइम डिपेंडेंट है तो उसका रिस्पांस भी, जो स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर लोड को रिस्पांस दे रहा होगा वो भी हर टाइम पर डिफरेंट होगा।
तो जिस तरीके से आप देखते हैं कि अगर आप लोड स्टैटिक लोड में लगाते हैं तो कम लोड लगाएंगे तो कम डिफॉर्मेशन आ रही होगी, ज़्यादा लोड लगाएंगे तो ज़्यादा डिफॉर्मेशन आ रही होगी। तो इसी तरीके से अगर लोड जो है वो डायनेमिक है और उसकी जो वेरिएशन कम या ज़्यादा है वो टाइम डिपेंडेंट है, तो जब जिस टाइम पे लोड कम लग रहा होगा तो उसका डायनेमिक रिस्पांस भी कम होगा, जिस टाइम पे लोड ज़्यादा लग रहा होगा उस टाइम पे उसका डायनेमिक रिस्पांस भी ज़्यादा होगा। तो यही वो बात है कि डायनेमिक जो रिस्पांस है वो फिर स्ट्रक्चर किस तरीके से उस पर्टिकुलर लोड को रिस्पॉन्ड करती है, दैट इज़ नॉन एज द डायनेमिक रिस्पांस। और ये डायनेमिक रिस्पांस हमारे पास बहुत ज़्यादा आगे चल के इस्तेमाल में आता रहेगा। ठीक है, तो अब जो एनालिसिस हैं वो भी दो किस्म की है। डिटर्मिनिस्टिक एनालिसिस है, इफ द लोडिंग इज प्रिस्क्राइब, जिस हमने प्रिस्क्राइब लोडिंग की टर्मिनोलॉजी को समझ लिया कि अगर लोडिंग प्रिस्क्राइब डायनेमिक लोडिंग है तो फिर जो एनालिसिस ऑफ द रिस्पांस ऑफ द स्ट्रक्चरल सिस्टम इज नॉन एज डिटर्मिनिस्टिक एनालिसिस। तो लोडिंग अगर नॉन है तो उसका जो एनालिसिस होगा दैट वुड बी डिटर्मिनिस्टिक एनालिसिस। ठीक है, इफ द लोडिंग इज रैंडम तो फिर हम इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनालिसिस करेंगे। तो ये वो सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, इसलिए जो अब ये आपके जहन में रहे कि जो इसलिए ऊपर मैंने लिख के रखा हुआ है कि डायनेमिक एनवायरनमेंट है। ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज वुड फ्रिक्वेंटली बी यूज थ्रू आउट दिस कोर्स, थ्रू आउट माई लेक्चर। सो दैट्स वाई इसका जो नॉलेज है, इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है कि क्या चीज़ें हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का भी फ़र्क पता चल गया, प्रिस्क्राइब और नॉन प्रिस्क्राइब का भी आपको फ़र्क पता चल गया, हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक का भी फर्क पता चल गया, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक का भी फर्क पता चल गया। तो दीज आर द वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी दैट वुड फ्रिक्वेंटली बी यूज थ्रू आउट दी कोर्स। आप देखेंगे कि आपको इसके अंदर नजर आती रहेंगी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डायनेमिक लोडिंग किस किस्म की है। तो फॉर द डायनेमिक एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर द डिटर्मिनिस्टिक लोड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो लोड्स हैं डायनेमिक एनालिसिस के लिए इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, तो जैसे हमने पहले जिक्र किया पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। ठीक है जी, तो पीरियोडिक लोड जो है वो हैव द सेम टाइम वेरिएशन। पहले भी हमने जिक्र किया फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ सक्सेसिव साइकिल तक चलते रहे, उसके जो टाइम वेरिएशन है जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, तो वो उसके फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपने साइकिल्स को रिपीट करता रहता है। तो ये दिस इज नॉन एज द पीरियोडिक। सो द बेसिक पीरियोडिक लोडिंग इज टर्म एज ए सिंपल हार्मोनिक एंड हैज अ साइनोसाइडल वेरिएशन। जो उसकी वेरिएशन होती है वो साइनोसाइडल होती है या कोसाइन भी हो सकती है। साइनोसाइडल वेरिएशन जो है वो फंक्शन जो है वो उसको फिर साइन और कोसाइन फंक्शन जो है उसको फिर हम साइनोसाइडल वेरिएशन कहते हैं। सो अदर फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लोडिंग आर ऑफन मोर कम्प्लेक्स। तो पीरियोडिक लोडिंग जैसे है वो आगे चल के मैंने अभी कुछ तो आपको दिखा दी थी कि जिसमें इम्पल्सेस आ रहे थे या फिर उसके अंदर जो है वो अर्थक्वेक आ रहा है या फिर विंड आ रहा है, तो फिर जो उसकी नेचर है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होने चली जाए बहुत शुरू हो जाती है और उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। सो हाउ आर दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय समिंग अ सफिशिएंट नंबर ऑफ हार्मोनिक कंपोनेंट। तो फिर हम करते ये हैं कि फोरियर सीरीज एनालिसिस कर लेते हैं और जो इक्विवेलेंट हार्मोनिक फंक्शन हम लेते हैं, कंपोनेंट लेते हैं और रिपीटेड हार्मोनिक फंक्शन को हम लेकर के एक सीरीज़ बना लेते हैं। तो ये जब आगे चल के आप देखेंगे तो इसलिए मैंने यहाँ इसको इंक्लूड करना जरूरी समझा कि फोरियर सीरीज़ का जो एनालिसिस है वो भी इस कोर्स का कहीं ना कहीं आपको टीज करेगा और ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो नॉन पीरियोडिक लोडिंग जो है वेरीज फ्रॉम वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे हमने जिक्र किया एयर ब्लास्ट का, टू अ लॉन्ग ड्यूरेशन विंड और वेव्स। एंड एयर ब्लास्ट caused by some form of chemical explosion generally result in high pressure force having a very short duration। मिली सेकेंड्स के लिए एक फोर लगता है, बॉम्ब ब्लास्ट का होता है और वो बड़ी तबाही मचा देता है। तो ये सारी की सारी जो टाइप लोड्स हैं ये डायनेमिक लोडिंग है। ठीक है, अब जो हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है, ये डायनेमिक लोड लग गया, डायनेमिक रिस्पांस आ गया, हमने डायनेमिक लोड को देख लिया कि डायनेमिक लोड मुख्तलिफ टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो एक इशू खड़ा होगा आपके पास जिसके अंदर आपको मोस्टली चीज़ें डायनेमिक नेचर की नज़र आ रही हैं, रिस्पांस डायनेमिक नेचर का, लोड डायनेमिक नेचर का, तो ये जो प्रॉब्लम होगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। ठीक है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक में दो चीज़ें होती हैं, नंबर वन इज द टाइम वेरिएशन एंड नंबर टू इज द इनर्शियल फोर्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको नजर आएंगी। ये अगर आप देखते हैं तो आपके स्टैटिक के अंदर एक सिंपल बीम लगी हुई है और हमने उसके ऊपर सेंटर के ऊपर पॉइंट लोड लगाया हुआ है। ठीक है, ऑन दी कॉन्ट्रेरी जो डायनेमिक के अंदर आपको नजर आता है यही लोड जो है वो टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा और इस टाइम डिपेंडेंट लोड की वजह से जो रिस्पॉन्स है स्ट्रक्चर का दैट वुड ऑल्सो बी टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये एक टेबुलर फॉर्म में समअप कर दिया है कि स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंदर जो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स जो है वो स्टैटिक होती है, दैट्स नॉट टाइम डिपेंडेंट, दैट वुड बी ओनली एफ। एंड स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स के अंदर वो टाइम डिपेंडेंट हो जाती है, इसलिए हम इसको एफ ऑफ टी कहते हैं। जो सिंपल स्ट्रक्चर है मैकेनिक्स के अंदर जो आपके पास आ रहा होता है वो स्ट्रक्चर की स्टिफनेस मैटर कर रही होती है कि कितनी है, और हमारे पास जो डायनेमिक्स के अंदर ना सिर्फ उसकी स्टिफनेस बल्कि मास और डैम्पिंग का भी बहुत क्रूशल रोल होगा। आप देखेंगे कि ठीक है कि मास भी उसके अंदर रोल प्ले कर रहा होगा, डैम्पिंग भी करेगी। डैम्पिंग क्या है इसको हम चल के आगे देखेंगे। और जो रिस्पांस होता है स्ट्रक्चर का मैकेनिक्स के अंदर वो
सिंगल सोल्यूशन आ जाता है यू की फॉर्म में। और जो हमारा डायनेमिक होता है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आ सकती हैं, उसके अंदर वेलोसिटी भी आती हैं, उसके अंदर एक्सेलरेशन भी आती हैं, ठीक है। गवर्निंग इक्वेशन जो है वो बड़ी सिंपल हो जाती है, के यू प्लस एफ जो है वो दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। दैट ये जो स्टिफनेस फोर्सेज हैं और ये एक्सटर्नल फोर्सेज जो भी आप लगा रहे हैं, जबकि इन द केस ऑफ डायनेमिक इसके अंदर इनर्शियल फोर्सेज भी आ जाती हैं, इसके अंदर डायनेमिक फोर्सेज भी आ सकती हैं, इसके अंदर स्टिफनेस फोर्सेज भी आती हैं, उसके अंदर एक्सटर्नल फोर्सेज भी आती हैं। तो यहाँ जो आपको चीज़ नज़र आ रही है तो थिंग्स वुड बी अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन यू यूजुअली इनकाउंटर द स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स और द स्ट्रक्चरल एनालिसिस दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन योर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ठीक है। तो चीज़ें आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड यकीनन इसमें नज़र आएंगी। जो अब इंपॉर्टेंट चीज़ एक और आती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आएगा। जैसे आपने कोर्स कंटेंट को मैं डिस्कस कर रहा था अपने लास्ट लेक्चर में, तो उसमें हमने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की, हमने कहा कि हम मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी करेंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, तो ये अंडर ग्रेड में काफ़ी आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ रिपीट कर दिया है ताकि आपकी जो मेमोरीज हैं वो रिकॉल हो जाएँ और आप इस कोर्स को साथ साथ चलने के काबिल हो जाए। So the number of independent ways by which a dynamic system can move. अब एक डायनेमिक सिस्टम है, क्योंकि हम तो स्टैटिक सिस्टम की बात ही नहीं कर रहे ना, डायनेमिक सिस्टम है, वो कितने इंडिपेंडेंट वेज में मूव करता है, उसको इसकी डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होती हैं। आप एक्स में को भी चाहिए आपको कि एक्स में इतना डिस्प्लेस हुआ, वाई में इतना डिस्प्लेस हुआ, रोटेशन उसके अंदर इतनी आ गई, तो ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, ठीक है। फिर मल्टीपल नोड्स हैं, हर नोड्स के अंदर वेरिएशन आ सकती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्क्राइबिंग द डायनेमिक रिस्पॉन्स ऑफ अ स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को बता रहे होते हैं तो यू कैन नॉट वायलेट द कंस्ट्रेंट इम्पोज अपॉन इट। जैसे आपको ये फिक्स सपोर्ट का आपने अंडरग्रेड में पढ़ा है कि आपको पता है कि फिक्स सपोर्ट के ऊपर क्या होता है, ठीक है। हिंज सपोर्ट के ऊपर क्या होता है, रोलर सपोर्ट के ऊपर क्या होता है। रोलर सपोर्ट के ऊपर आपके पास जो है वो डिफ्लेक्शन जीरो होती है, हिंज और रोलर के ऊपर आपको पता है कि डिफ्लेक्शन जीरो होती है और उस पर रोटेशन आ रही होती है। तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का सपोर्ट, उस पर्टिकुलर सपोर्ट का पता चल गया कि उसके अंदर रोटेशन आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हर सिंगल पॉइंट पे मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल पॉइंट जो है देयर वुड बी इन्फिनिटेसिमल पॉइंट हो सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में, और हर वो पॉइंट की जो फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसको डिफाइन करने के लिए आपको करना पड़ सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन बी मैनी, ठीक है। लेकिन हम अपने जो स्ट्रक्चर सिस्टम को डायनेमिक की जो आप देखेंगे इनिशियल 7-8 जो हमारे टॉपिक्स हैं, लेक्चर्स हैं, उसके अंदर आप देखेंगे हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम को देख रहे हैं। और क्यों देख रहे हैं उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉजिक और बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि जो हम एजम्पशन करते हैं सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वो कोई गलत नहीं है, ठीक है। सो विदाउट वायलेटिंग एनी कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड अपॉन इट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो होपफुली यार डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको थोड़ा बहुत सेंस रिवाइज हुआ होगा जो कि आपके वहाँ इनिशियल कंसेप्ट थे उससे, ठीक है। सो इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट दैट कैन स्पाई द पोजीशन ऑफ द सिस्टम कंप्लीटली। अब अगर आप पूरा आपने स्ट्रक्चर सिस्टम लिया हुआ है जिसके अंदर आपका 2 स्टोरी 3 स्टोरी है, तो फिर आप देखेंगे कि हर फ्लोर की आपके पास अलग आ रही होगा, हर फ्लोर में हर कॉलम की आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट आ सकती है, ठीक है। तो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, लेकिन आपको स्पेसिफाई करना होता है। जो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो फिर काफ़ी इसमें कॉम्प्लिकेशन आती हैं, और वो फिर जाहिर सी बात है जो मैनुअल उसकी कैलकुलेशन होती है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। फिर उसके लिए आपको डिफरेंट जो कंप्यूटर्स के टूल हैं, सॉफ्टवेयर टूल हैं, वो फिर इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम जो है इज अ सिस्टम हुज मोशन इज डिफाइंड जस्ट बाय अ सिंगल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेटर फंक्शन। ऐसा सिस्टम होगा जिसके हम जो मोशन है उसको एक सिंगल कोऑर्डिनेट से डिफाइन कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये सबसे आसान सिस्टम होता है। तुम हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन हम कर सकते हैं जो हमारे रियल स्ट्रक्चर है उसको एज अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स डायरेक्शन में एक कोई मूवमेंट हो रही है, जैसे आपके पास एक स्प्रिंग लटका हुआ है, उस स्प्रिंग सिर्फ एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर रहा है, या फिर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर सकता है, उसकी दूसरी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट नहीं आ रही, तो फिर वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा, ठीक है। तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम आर ऑफन यूज एज अ वेरी क्रूड अप्रॉक्सीमेशन फॉर अ जनरली मोर कम्प्लेक्स सिस्टम। तो आप देखेंगे कि जो मोर कम्प्लेक्स सिस्टम है उसकी भी हम अप्रॉक्सीमेशन एज अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम लेके चलेंगे, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इनिशियल बने, और फिर हम उसको आस्ता आस्ता जब आपका इंटरेस्ट बन जाएगा और जब आपकी क्यूरोसिटी उस लेवल के ऊपर चली जाएगी जहाँ आप कहेंगे कि नहीं भी मैंने तो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी देखना है, तो यस वी विल कंसीडर द मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम एज वेल। लेकिन उस वक्त जब आपका सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट सारा बन चुका होगा। तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक एग्जांपल इंक्लूड कर दिए कि द मास इज अलाउड टू ट्रेवल ओनली अलोंग द स्प्रिंग,
ठीक है। सच सिस्टम आर कॉल्ड सिंगल डिग्री ऑफ सिस्टम एंड आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो मास है, ये स्प्रिंग है और ये डैम्पर है, दिस मास कैन मूव ओनली इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है, दिस कैन नॉट मूव इन एनी अदर डायरेक्शन। दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ठीक है। अब जो एक टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, किसी भी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। आपने देखा है कि जो बाज़ औक़ात देखते हैं कि भाई म्यूजिशियन ने गिलास तोड़ दिया, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, या फिर हम कहते हैं कि जो फौज परेड करती है ब्रिजेस के ऊपर, हम उसको हटा देते हैं, ये परेड करने से उसको मना किया जाता है तमाम उसको। उसका सिंपल रीज़न ये होता है कि ब्रिज की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, गिलास जो टूटा उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और ये जो आप यहाँ सितार बजा रहे हैं या जो भी म्यूज़िक का चीज़ बजा रहे हैं उसकी भी, उससे भी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है साउंड की। या जो फौजी परेड करते हुए जा रहे हैं, जो उनके पाँव की दमक है वो भी एक ख़ास रिपीटेड मोशन है, पीरियडिक मोशन है, तो वो भी एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है। तो ये जो अगर फ्रीक्वेंसी है जो कि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसीज हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द म्यूजिशियन दैट जो भी इंस्ट्रूमेंट ही इज़ प्लेइंग, एंड देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल दी जो आर्मी पर्सनल हैं जो कि अपना परेड करते जा रहे हैं, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी उस ब्रिज की फ्रीक्वेंसी में मैच करती है जो कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, या वो जो म्यूजिशियन है उसके बजाने की फ्रीक्वेंसी उस गिलास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, देन द रेजोनेंस कैन अकर, ठीक है। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी की चीज़ है, वो हर सिस्टम की, हर कंपोनेंट की, हर चीज़ की अभी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसके डिफरेंट मेथड है जो आगे चल के हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम सिर्फ आपको बताना चाह रहे हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है इज द फ्रीक्वेंसी एट विच सिस्टम टेंड टू ऑसिलेट इन द एब्सेंस ऑफ एनी ड्राइविंग और डैम्पिंग फोर्सेज। अगर ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं लगाई हुई, जैसे लेट सपोज आपने एक पेंडुलम को हैंग हुआ हुआ और उस पेंडुलम को यहाँ से पकड़ के आपने यहाँ तक लेकर आए और छोड़ दिया, ठीक है। अब आपने छोड़ देने के बाद आप तो हट गए, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी हुई, लेकिन पेंडुलम जो है वो मूव करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और अगर कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है तो दिस विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग टिल इन्फिनिटी ना। तो अब ये जो पेंडुलम की मोमेंट है कि कितना मूव कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स जो है एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल ये कर रहा है, तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर पेंडुलम सिस्टम जो है, ठीक है। वो स्ट्रिंग से लटका हुआ है या वायर से लटका हुआ है, और उसका जो अपना वेट है पेंडुलम का, तो आप देखेंगे अगर आप एक लाइट वेट का लगा लें, एक हैवी वेट का लगा लें, ठीक है, तो इस पर एक एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स है कीप सेम, और आप सिर्फ और सिर्फ जो है कीप चेंजिंग द मासेज ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। और फिर आप उसमें नोट करें कि आप उसको फिक्स डिस्प्लेसमेंट दे दें कि 2 इंच की, और उसको लीड छोड़ दें और फिर देखेंगे क्या हो रहा है। तो वन कैन बी दिस, और दूसरे उसमें ये हो सकता है कि यू कैन चेंज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स, उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं तो क्या हो रहा है। तो बहरहाल इन एनी केस जो कोई भी सिस्टम है उस पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं लगी हुई हैं और आप उसको कोई इनिशियल कंडीशन देते हैं और वो वाइब्रेट करता है, तो दैट पर्टिकुलर सिस्टम वुड वाइब्रेट एट इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हर सिस्टम की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। So free vibration of elastic body are called natural vibration and occurs at the frequency called natural frequency। ये जो vibration oscillation होगी ये फिर जिस frequency पर होगी वो उसको हम natural frequency कहेंगे, ठीक है। So natural vibration are different from the force vibration। force vibration वो है जिस पर आप external forces लगा रहे हैं, जैसे अभी हमने स्टार्ट में देखा था कि मशीन लगी हुई है, मशीन फोर्स लगाई चली जा रही है, ठीक है, तो ये फोर्स वाइब्रेशन है। नेचुरल वाइब्रेशन ये है कि जैसे दरख्त की टहनी है, हवा चली और वो उसके अंदर ऑसिलेशन आई, वाइब्रेशन आई, नेचुरल ऑसिलेशन है, ठीक है। या आपने उस पकड़ के आपने किसी चीज़ को खींचा और उसको छोड़ दिया, तो वो नेचुरल ऑसिलेशन है, ठीक है, बगैर एक्सटर्नल फोर्सेज के, वो अपनी उसके उस पर जो चल रही है दैट इज द नेचुरल वाइब्रेशन। और अगर आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेज लगा रहे हैं और वो मूव करती है तो दैट वुड बी नॉन एज द फोर्स वाइब्रेशन विच हैपन एट द फोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स। और ये फिर क्या होगा, जो उसकी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी होगी उससे के साथ चलेगा। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आगे चल के जाहिर सी बात हमने बहुत डिस्कस करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, आपको वो इमेज दिखा रहे हैं, वो आपको माहौल यहाँ से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आगे आप आने वाले 13-14 लेक्चर्स के अंदर आप माहौल को देख रहे होंगे कि क्या क्या टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस की बात थी, तो रेजोनेंस भी मैंने आपको थोड़ा बहुत उस पर रोशनी डाल दी, ठीक है। अब मेथड ऑफ डिस्क्रीटाइजेशन है कि हम लर्ड मास प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं। We also can use the generalized displacement and then the finite element procedures हैं। तो ये 3 डिस्क्रिटाइजेशन के मेथड हैं जो स्ट्रक्चरल डायनामिक्स इस्तेमाल होने हैं। बाकी जो 2 मेथड ये पर्टिकुलरली ये सेकंड और थर्ड जो है ये फिर उसमें
एडवांस में चले जाते हैं, तो मोस्टली जो हमारा होगा वो लंप मास प्रोसीजर के ऊपर हम अपने कोर्सेज में डिस्कस कर रहे होंगे। और जो फिर एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर डायनामिक की कोर्सेज हैं उसके अंदर फिर जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट्स भी आ रही होंगी, फाइनाइट एलिमेंट प्रोसीजर्स को भी आप देख रहे होंगे। तो ये दोनों प्रोसीजर पर हम हल्का सा देख के बताएंगे आपको क्या होता है। लेकिन जब स्ट्रक्चरल डायनामिक्स का जो अगर आप ब्रॉड इमेज देखने जाएंगे तो उसके अंदर फिर आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। और जो रिसर्च लेवल की चीज़ें हैं वो जाहिर सी बात है वहाँ पर आप मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम देख रहे होंगे। और जो ये जो कंपोनेंट आपने लास्ट स्लाइड में देखे थे कि मास है, स्टिफनेस है, डैम्पिंग है, तो ये जो है फिर दे वुड ऑल बी कपल्ड, ठीक है। और उसको फिर किस तरीके से अलग करना है, तो ये फिर जाहिर सी बात है चीज़ें एडवांस भी हो सकती हैं। लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चरल डायनामिक्स का ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर है, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसके अंदर हम मोस्टली लंप मास प्रोसीजर को देख रहे होंगे। लंप मास प्रोसीजर का आप ये इसको आसानी से समझ लीजिए कि आपके पास आप एक स्ट्रक्चरल सिस्टम है, जैसे वन स्टोरी सिस्टम है, ठीक है, तो उसका जो कॉलम जो है वो उसको खड़े किए हुए हैं, तो ठीक है ना, कॉलम जो इसका लोड को लेकर के खड़ा हुआ, तो जो स्लैब का लोड है दैट इज कई गुना ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लोड ऑफ द कॉलम, ठीक है। तो वो ये एजम्पशन की जाती है, हम ये एज्यूम करते हैं कि जो कॉलम जो है वो मासलेस हैं, दे आर ओनली प्लेइंग द रोल इन द स्टिफनेस, वाइल जो आपके पास स्लैब है दैट सारा का सारा मास जो है वो स्लैब लेवल के ऊपर लंप हुआ है, ठीक है। तो ये दैट इज द लंप मास प्रोसीजर। या फिर आप जिस तरीके से वाटर टैंक देखते हैं, ठीक है, सिंगल कॉलम वाटर टैंक है, तो वो कॉलम जो है उसका एज कम्पेयर टू द वेट, जो वेट ऑफ द कॉलम है इन कंपैरिजन टू द वेट ऑफ द टैंक इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल। तो फिर हम ये करते हैं कि द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ द वाटर टैंक है वी डिसरिगार्ड दैट, और हम कहते हैं कि भाई जो कॉलम है दैट इज ओनली प्लेइंग द रोल इन स्टिफनेस एंड ऑल ऑफ द मास जो है वो दैट इज बीइंग लम्प्ड एट द टैंक लेवल। जो टंकी है उसके अंदर सारा का सारा मास हम कहते हैं कि लम्प हो गया है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द लंप मास प्रोसीजर है, बड़ी सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है। कई अपने ओरिजिनल रियल केसेस जो हैं उसको एज ए लंप मास जम्पशन के साथ कर सकते हैं, और फिर आप देखेंगे कि जो उसका एनालिसिस है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाता है। सो एन एनालिसिस ऑफ द डायनेमिक सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ द इनिशियल फोर्सेज रिजल्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चरल टाइम वेरिंग डिस्प्लेसमेंट विच इन टर्न आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये सारी मिसलात मैंने आपको बता दी। दस इट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट सिस्टम बाय राइटिंग इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये वो फिगर थी जो हमने पहले भी देखी। सो इन लंप मास प्रोसीजर द मास ऑफ द सिस्टम इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट डिस्क्रीट पॉइंट, देन द एनालिटिकल प्रॉब्लम इज ग्रेटली सिंप्लीफाइड बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड ओनली टू राइट डिफरेंशियल इक्वेशन एट द लंप मास। तो फिर जहाँ जहाँ मास होगा ना, क्योंकि जब आपके पास डायनेमिक फोर्सेज लगती हैं तो डायनेमिक फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ मास होगा वो चीज़ के अंदर एक्सेलरेशन आएगी। तो इसलिए हमारे पास अगर आप लंप मास कर देंगे तो जहाँ जहाँ आप मास को डिस्क्रीट कर रहे हैं तो वहाँ वहाँ आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बनानी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आएंगी आगे, ठीक है। तो होने का मकसद या बताने का मकसद ये है कि आप मास को जहाँ जहाँ लंप करेंगे, ज़्यादा पॉइंट्स पे लंप करेंगे तो उतनी ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी, उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएंगी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये जैसे आपके पास वो बीम थी, तो अगर आपने 3 जगह के ऊपर आपने किया है तो 3 जगह के ऊपर मासिस के ऊपर यहाँ भी देखें इनर्शियल फोर्स आ रही है, यहाँ भी इनर्शियल फोर्स आ रही है, एंड मास 3 के ऊपर इनर्शियल फोर्स 3 आ रही है, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों मास को लंप करके एक जगह पे ले जाएंगे तो देयर वुड बी ओनली वन इनर्शियल फोर्सेज एंड द प्रॉब्लम वुड बी हाईली सिंप्लीफाइड, ठीक है। तो मेथड ऑफ जनरल डिस्प्लेसमेंट है, ये जो जैसे हमने बात की कि सबसे आसान मेथड था लंप मास का, ठीक है। तो ऑन के कंपैरिजन में अगर आप यहाँ जाएंगे तो फिर ये जो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट प्रोसीजर है इसके अंदर भी थोड़ी सी चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं, ठीक है। सो व्हेन द मास ऑफ द सिस्टम इज क्वाइट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट एंड अल्टरनेटिव टू लिमिट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नीडेड। अगर मास जो है वो आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि भाई मास एक जगह पे मैं उसको लंप कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर आपको जाहिर सी बात है कि जो लंप मास प्रोसीजर है वो यू कैन नॉट अडॉप्ट दैट प्रोसीजर, यू कैन नॉट फॉलो दैट प्रोसीजर, देन यू विल हैव टू लुक टू द अदर प्रोसीजर। उसमें फिर एक जो है वो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट का जो मेथड है वो आ जाता है, ठीक है। ये इस पोजीशन में बेस करता है कि द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द स्ट्रक्चर कैन बी एक्सप्रेस एट द सम ऑफ अ सीरीज ऑफ स्पेसिफाइड डिस्प्लेसमेंट पैटर्न। तो फिर डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट पैटर्न है उसकी सीरीज़ बना देंगे और फिर उस सीरीज़ का हम सम अप कर देंगे एक सिंगल वो लाने के लिए, जैसे ये है, ठीक है। ये अगर आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरीके से आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनिशियल एक ये फॉर्म, फिर ये फॉर्म और फिर ये फॉर्म, इस तरीके से मल्टीपल सीरीज़ हैं। इन सीरीज़ की जो सबमिशन हो जाएगी दैट विल गिव द ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इनिशियल, ये टॉप पे जो आपके पास बीम की डिस्प्लेसमेंट आ रही है इस पैटर्न पे आ जाएगी,
ठीक है। तो ये जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, जाहिर सी बात है ये फोरियर सीरीज इन्वॉल्व हो रही है, डिफरेंट हार्मोनिक फंक्शन है। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ भी हार्मोनिक है, यहाँ भी हार्मोनिक है, यहाँ भी हार्मोनिक है, यहाँ देख रहे हैं कि तो हाफ उसका वो है, यहाँ पूरा एक साइकिल आ गया, यहाँ 1.5 आ गया, उसके बाद 3 आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये मल्टीपल उसको लेकर के हम सीरीज़ को करके फिर फोरियर सीरीज एनालिसिस के ऊपर लगा लेते हैं। तो ये हम बहुत हल्का से इसको टच करेंगे। जो लास्टली जो फाइनाइट एलिमेंट कंसेप्ट है, ये से जाहिर सी बात है ये तो फिर हर डिस्क्रीट पॉइंट को, हर मास के जो आप जहाँ जहाँ मास है उस मास के पॉइंट को दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट टेक्स इनटू अकाउंट। और फिर जाहिर सी बात है जब आप इतनी ज़्यादा मासेस ले रहे होंगे, इतनी ज़्यादा आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही होंगी, देन फिर आपका दिमाग और आपका हाथ तो एटलीस्ट वो नहीं कर सकते, देन कंप्यूटर जो एनालिसिस हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलरली इफेक्टिव कंप्यूटर एनालिसिस है फाइनाइट एलिमेंट का जो कंसेप्ट है। जाहिर सी बात है दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट कंसेप्ट है ना, फाइनाइट एलिमेंट से अगर आप करेंगे तो सबसे एक्यूरेट आएगा। वहाँ तो अगर आपने पूरे स्ट्रक्चर को एक जगह पर लंप कर लिया है तो बहुत बड़ी आइडियलाइजेशन और अप्रॉक्सीमेशन आपने की है। तो वो एक इनिशियल आपको रिस्पांस जो है कैलकुलेट करने में तो हेल्प आउट कर सकता है, लेकिन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दी 100% एक्यूरेट की तरफ आप जाना चाहते हैं, तो देन यू विल हैव टू गो टू द फाइनाइट एलिमेंट कंसेप्ट। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दिस। अच्छा एक है तो इन फाइनाइट एलिमेंट आइडियलाइजेशन स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर नोडल पॉइंट्स के अंदर आएगा और फिर हर नोडल पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। तो ये इसी तरीके से फाइनाइट एलिमेंट अप्रॉक्सीमेशन चलती है, ठीक है। तो ये डायनेमिक एनवायरनमेंट था जिसको हमने बड़ा क्विकली मैं समझता हूँ कि हमने डाला है, क्योंकि काफ़ी इसमें कंटेंट हैं जो हमारे पास आगे भी आने हैं। तो कोशिश हमने की है कि ये एनवायरनमेंट आपको दिखाए कि क्या चीज़ें और क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको इस लेक्चर्स के अंदर, सीरीज़ के अंदर। तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। यकीनन ये चीज़ें जाहिर सी बात है इस इन्वायरमेंट में तो ये कि आपको बताया जा रहा है ना कि भाई ये चीज़ इस तरीके की है। जब तक आप जाके खुद उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे और आगे चल के उसकी फर्दर हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे तो आपको इस लेवल के ऊपर तो उसकी कंसेप्ट नहीं आ रहे। इस लेवल के ऊपर यहाँ हमने आपको बताना चाहते हैं कि तमाम टर्मिनोलॉजीज़ और ये तमाम चीज़ें आप इनकाउंटर करेंगे। तो ये इंशाल्लाह तमाम जो कंसेप्ट्स हैं इसको वी विल डिस्कस इन डिटेल ग्रेजुअली, आस्ता आस्ता जहाँ जहाँ जो चीज़ आ रही होगी हम उसको डिस्कस करते चलेंगे जाएंगे। और आई एम वेरी मच श्योर दैट इंशाल्लाह कि अगर आप इसको शुरू से फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स के बेसिक वो है वो आपका बड़ा अच्छा बन जाएगा और आप फिर इस काबिल हो जाएंगे कि डायनेमिक्स के जो दूसरे कोर्सेज हैं, जैसे अर्थक्वेक का सॉइल के साथ रिलेशनशिप है, वो कोर्सेज आप ले सकते हैं। सॉइल डायनेमिक्स है वो आप पढ़ सकते हैं। ये क्योंकि स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स है, देन देयर इज सॉइल डायनेमिक्स एज वेल। तो बहुत सारे इस तरीके से डायनेमिक्स के कोर्सेज हैं जो अगर आपका फंडामेंटल आपके कंसेप्ट बन जाते हैं देन यू वुड बी एबल, और आपकी क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट उस लेवल पे इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद अगर पहुंचती है तो जहां आपका खुद दिल चाह रहा होगा कि आप सॉइल डायनेमिक्स को पढ़ें और अर्थक्वेक के जो है फाउंडेशन के ऊपर जो अर्थक्वेक के इफेक्ट्स आ रहे हैं वो भी आप देखें। तो देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज दैट आर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो आई होप कि आपका अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट बनता है और आप फिर इंशाल्लाह हम उस कोर्स की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।